बैंक रिकंसिलिएशन एक ऐसा फीचर है टैली का जिसके थ्रू आप बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर और वेरीफाई कर सकते हो अपनी बैंक पासबुक के थ्रू। अगर हमें बैंक से रिलेटेड जितनी भी एंट्री हमने टैली के अंदर की है, उन सभी को हम अपनी पासबुक से मैच इसलिए करते हैं कि जैसे आपने आज चेक डिपॉजिट किया बैंक के अंदर, और आप लोगों को पता होगा कि अगर आप कोई भी चेक डिपॉजिट करते हो बैंक के अंदर, अगर वो दूसरे बैंक का चेक है, जैसे आपका अकाउंट एसबीआई में है और सामने वाली पार्टी ने आपको पीएनबी बैंक का चेक दिया है, तो 2 से 3 दिन आपके जो है बैंक चेक को क्लियर होने में, आपके अकाउंट में आने में लग जाते हैं। या फिर आपने अपने वेंडर के नाम पर, क्रेडिटर के नाम पर कोई एनईएफटी, आरटीजीएस करवाया है उसको पेमेंट करने के लिए, या ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर की है। सो क्या वो आपके अकाउंट से एक्चुअल में डिडक्ट हुई है या नहीं हुई? या आपको अगर कोई चेक मिला था, वो बैंक में क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? तो उन सभी एंट्रीज को रीचेक, ऑडिट और रिकंसिलाइ करने के लिए हम बैंक रिकंसिलिएशन का यूज करते हैं, जिससे हम अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर पाएंगे अपनी पासबुक या बैंक स्टेटमेंट के साथ, कि बैंक स्टेटमेंट में जो जो एंट्री दिखा रहा है इस महीने की, क्या वो सारी एंट्री आपने टैली में भी कर रखी है, और अगर बैंक रिकंसिलिएशन में जो बैंक स्टेटमेंट में जो एंट्री दिखा रहा है, वो एंट्री बैंक ने किस दिन क्लियर की है, किस डेट को क्लियर की है, और मैंने उसकी एंट्री अपनी डेट में कब कर रखी है, वो मैच करना। और बैंक ने जिस दिन उस एंट्री को क्लियर किया होगा, उस डेट को बैंक रिकंसिलिएशन फीचर के अंदर में पुट करना कि ये एंट्री बैंक ने हमारे अकाउंट में इस दिन एंटर कर दी थी, मतलब हमारा जो डेबिट और क्रेडिट होना था अमाउंट, वो इस दिन हो गया था। तो बैंक की डेट, जो भी डेट होगी बैंक ने उस एंट्री को जिस दिन भी क्लियर किया होगा, तो वो एंट्री जो है हम अपनी पासबुक और बैंक अपनी टैली के एंट्री के साथ मैच करेंगे कि करेक्ट है या नहीं, और वो एंट्री बैंक ने कब क्लियर की है वो मैच करेंगे। 1 सेकंड। यस। बैंक रिकंसिलिएशन एक ऐसा फीचर है जो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को हमारी टैली की बैंक की ट्रांजैक्शन से मैच करवाता है और वेरीफाई करवाता है, और हम बैंक डेट बैंक रिकंसिलिएशन फीचर में डालते हैं कि ये एंट्री हमने टैली में इस दिन कर रखी है, बट बैंक ने इस दिन क्लियर किया है, तो बैंक डेट को हम बैंक रिकंसिलिएशन फीचर में पुट अप कर देते हैं, और हमारी एंट्री दोनों बैंक से और टैली से दोनों से मैच हो जाती है, अगर वहां पर वो डेट हमने पुट कर दी। अगर वहां पर डेट पुट नहीं की, तो मतलब वो अभी पेंडिंग में रहेगी, मतलब कि बैंक ने उस एंट्री को अभी क्लियर नहीं किया है। बट आपके बैंक बैलेंस डेबिट क्रेडिट होते रहेंगे अगर आपने टैली में एंट्री कर रखी है, बट वो सिर्फ एक वेरिफिकेशन पर्पस के लिए बैंक रिकंसिलिएशन का यूज कर रहे हैं। इफेक्ट वगैरह प्रॉपर सभी का रहता है। इफ अकाउंट वगैरह जो है लेस और प्लस जो दोनों होता रहेगा, आपने अगर टैली में एंट्री कर रखी है, बट बैंक स्टेटमेंट के साथ अगर उसे आप वेरीफाई करना चाहते हैं और बैंक डेट डालना चाहते हैं कि कौन सी एंट्री बैंक ने कब डाली है, मतलब कौन सी एंट्री बैंक ने कब क्लियर की है, उस डेट को आप अपने बैंक रिकंसिलिएशन फीचर में अगर डाल देते हैं, तो आपकी सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आपकी बैंक स्टेटमेंट से वेरीफाई हो जाती हैं, और आप आगे बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी आपको एरर्स वगैरह या कोई भी पेंडिंग एंट्री या सस्पेंस एंट्री आपको नहीं मिलती।
तो इससे आपका जो वर्क है वो एक्यूरेट होता है, एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाती है और आप एक बेटर वर्क कर सकते हैं, एक एक्यूरेसी के थ्रू एक एक्यूरेट वर्क कर सकते हैं। तो बैंक रिकंसिलिएशन का मेन फीचर ये है। अब इसका जो स्टेप्स हैं वो क्या है कि किस तरीके से जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आपने की हुई हैं उनको कैसे आप वेरीफाई करते हो, कैसे बैंक डेट इसमें डालते हो कि कौन-कौन सी एंट्री क्लियर हो गई, कौन-कौन सी नहीं हुई। तो वो पुट अप करने के लिए बेसिकली आप क्या करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन कांसेप्ट का यूज़ करते हैं। तो पहले वो सीखिए कि वो क्या है। कांसेप्ट समझ में आ गया आप सभी को, येस और नॉट? यस सर। Yes, sir. अब देखिए क्या होता है कि सबसे पहले आपका बैंक बना हुआ होना चाहिए, कोई भी एक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। तो जैसे कि मैं अगर देख लेता हूँ कि मेरे पास अभी कोई बैंक अकाउंट बना हुआ है या नहीं। तो आप देख रहे हो कि आपके पास एसबीआई अकाउंट पहले से बना हुआ है। तो आप ये पहले ज़रूर चेक करेंगे कि बैंक है या नहीं है, और अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास मल्टीपल ट्रांज़ैक्शंस बैंकिंग से रिलेटेड होनी चाहिए। एसबीआई से रिलेटेड होनी चाहिए, तो आप याद रखेंगे कि आपने जो डे बुक के अंदर इतनी सारी एंट्रीज कर रखी हैं, उनमें बैंकिंग से रिलेटेड एंट्री होनी चाहिए। और अगर नहीं है, तो वाउचर्स में जाकर अपने रिसिप्ट में, पेमेंट में, कॉन्ट्रा में आप अपनी एंट्रीज डाल दीजिए। जैसे कि किसी को चेक पे कर रहे हैं, चेक से पैसा पे कर रहे हैं, किसी से चेक से ले रहे हैं, या किसी बैंक में डिपॉजिट किया है पैसा कैश में, या बैंक से निकाला है। तो इस तरीके की बैंक जिस एंट्री में बैंक आ रहा हो, डेबिट क्रेडिट कहीं पर भी, वो एंट्री आप अपनी जो है अब वाउचर्स में, जिस वाउचर में भी जाती है उस वाउचर में डाल दीजिए। अब उसके बाद मैं एक बारी चेक कर रहा हूँ अभी अभी यहाँ पर कि कुछ एंट्रीज हैं या नहीं है। तो बैंकिंग के अंदर जाकर बैंक रिकंसलेशन रहता है, और इसके अंदर एसबीआई या जो भी बैंक का नाम है उसको चूज करो। तो सिर्फ अभी 2 एंट्री आपकी बैंकिंग से रिलेटेड शो कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले और मल्टीपल एंट्रीज कर देता हूँ, जिससे हमारा बैंक रिकंसलेशन थोड़ा और बढ़ जाए, एंट्रीज बढ़ जाए, जिससे हम उनको मल्टीपल एंट्रीज को वेरीफाई कर पाएँ। सो दैट, तो अब पहला काम क्या था कि एसबीआई का या किसी भी बैंक का लेजर बनाना जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है। उसके बाद मल्टीपल एंट्रीज करना। तो जो भी वाउचर्स में जाकर आप एंट्री करोगे वो बैंकिंग से रिलेटेड होनी चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहले मैं एक एंट्री कर रहा हूँ कि बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा हूँ। तो बैंक में पैसा डिपॉजिट करने की जो एंट्री होती है वो आपकी क्या होती है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्रेडिट हो रहा है कैश, तो कितना आप जमा कर रहे हैं वो अमाउंट डालो यहाँ पर, और यहाँ पर आप एसबीआई डेबिट करो और इसे सेव कर दो। अगर आपने नोट देने हैं कि कौन कौन से कितने कितने नोट आपने जमा करवाए हैं, तो आप दे सकते हैं और इसको एंटर कर दीजिए और सेव कर दीजिए। ऐसे अगर विड्रॉल की आप एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो क्रेडिट बैंक हो रहा है और जितने पैसे निकाल रहे हैं वो डालो यहाँ पर। और उसके बाद किस चेक से निकालें उस चेक का नंबर आप यहाँ डाल सकते हो, और उस चेक पे डेट क्या है वो इंस्ट्रूमेंट डेट के सामने डाल सकते हो। और यहाँ पर अब आपको जो है कैश एंटर मेंशन करना है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो गई एंट्री। अब सपोज आप एसबीआई से पीएनबी में ट्रांसफर कर रहे हैं, दोनों बैंक में आपका ही अकाउंट है, तो आप एसबीआई से पीएनबी में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एसबीआई क्रेडिट होगा। मैंने कहा कि 20,000 रुपए मैंने ट्रांसफर किए हैं, और ट्रांसफर कैसे किया है, ई फंड ट्रांसफर किया है या चेक से जमा किए हैं या अदर मोड से किए हैं, वो आप दे दीजिए इधर। और उसके बाद आईएफएससी कोड क्या है उस बैंक का, उसका अकाउंट नंबर, उसका नाम और ट्रांजैक्शन नंबर, की जो भी ऑनलाइन का ट्रांजैक्शन नंबर निकला होगा वो आप यहाँ डाल सकते हो। किस डेट को किए हैं वो डेट आप डाल सकते हो। और यहाँ पीएनबी बैंक, तो जिस बैंक में जा रहे हैं उससे बैंक को डेबिट करना होगा, तो और सी से पीएनबी आप यहाँ पर डालेंगे और यहाँ पर बैंक अकाउंट के अंदर उसको पुट करेंगे और इसे सेव कर। और ऐसे ही मैं एक और एंट्री यहाँ पर करता हूँ, लाइक किसी को पे कर रहा हूँ मैं पैसा चेक के थ्रू। तो मैं जैसे 2S सर्विसेज एंड कंपनी को 25,000 रुपए पे कर रहा हूँ, और इसको जो पे कर रहा हूँ वो बेसिकली मैं यहाँ पर 25,000 रुपए पे कर रहा हूँ, और बैंक के थ्रू पे कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने एसबीआई को क्रेडिट कर दिया। और चेक नंबर क्या है वो चेक नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। क्या डेट है चेक पर, इंस्ट्रूमेंट डेट के सामने चेक डेट डाल दीजिए। और नरेशन अगर कुछ लिखनी है तो वो नीचे आप लिख ही सकते हैं, एंड सेव इट। और इसके बाद F6 में एक और मैं एंट्री करता हूँ यहाँ पर कि जो है एक कंपनी से मुझे पैसा रिसीव हो रहा है, और रफीन कंपनी से मैंने कहा कि मुझे 50,000 रुपए रिसीव हुए हैं, किसी भी डेट को मैंने मेंशन कर दिए, और यहाँ पर कैश किया, देन
एंटर, और एसबीआई कर दिया बेसिकली। यहाँ पर मेरे को चेक से रिसीव हुआ है, और चेक नंबर क्या है वो चेक नंबर आप यहाँ डाल सकते हो, चेक पे डेट क्या है वो डेट, और कौन सी ब्रांच से वो ब्रांच का नाम एंड से। ऐसे मल्टीपल एंट्रीज आपको बैंकिंग से रिलेटेड करनी होंगी जिस एंट्री में बैंक का नाम आ रहा है। फिर इसके बाद इसको वेरीफाई कैसे करेंगे वो समझिए। तो दो स्टेप अभी किए हैं, पहले बैंक बनाया है और उसके बाद मल्टीपल ट्रांजैक्शन बैंकिंग से रिलेटेड वाउचर्स के अंदर हमने कर दी है। देन बैंकिंग के अंदर आते हैं और हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन रहता है बैंक रिकंसिलिएशन के नाम से, इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो लेजर आ रहे हैं बैंक के, तो जिस बैंक को भी वेरीफाई करना चाहते हो अपनी बैंक स्टेटमेंट से, उस बैंक को ओपन करो, और यहाँ पर अब जो है मल्टीपल ट्रांजैक्शंस आपको दिख रही हैं कि जो भी हमने किए वो सारी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर आ गई हैं। बट ये तो है कि जैसे स्टार्टिंग में जो डेट है ये एंट्री डेट है, जो लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट कॉलम में दिखा रहा है। बट इंस्ट्रूमेंट जो डेट है वो आपकी चेक डेट है या ट्रांजैक्शन डेट है, जिस दिन आपने चेक, जो चेक पे डेट लिखी होगी या जो ऑनलाइन ट्रांसफर की डेट होगी वो डेट है। बट बैंक डेट के अंदर आप वो डेट डालेंगे कि बैंक ने इस एंट्री को कब क्लियर किया, वो डेट आप यहाँ डालेंगे। बट ये डेट आपको मिलेगी आपकी बैंक पासबुक में से। तो बैंक स्टेटमेंट या बैंक पासबुक आपके पास होनी चाहिए, जिससे आप अपनी बैंक डेट को वेरीफाई कर पाए कि मैंने एंट्री इस दिन की है और बैंक ने इस दिन क्लियर किया है, और ये बैंक की डेट यहाँ पर डालती है, एंट्री वेरीफाई हो जाएगी। मतलब कि ये एक्चुअल में ये एंट्री जो है बैंक ने क्लियर कर दी है, और अब हम इस एंट्री से मतलब सेटिस्फाइड है कि यस ये एंट्री डन है। तो बार बार इस एंट्री को अब दोबारा से इस वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे मंथ में या 15 दिन में जब भी कंपनी बोलती है, जो भी कंपनी का प्रोसेस होता है, उस बेसिस पर कंपनी आपको जो है बैंक रिकंसिलिएशन करने के लिए बोलती है। तो सारी एंट्री आपको बैंक स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पर जो है आपको मैच करनी होती है कि कौन कौन सी एंट्री कब कब बैंक ने क्लियर कर दी है। तो वो बैंक डेट आपको यहाँ डालनी होती है, जिससे आपकी हर एक एंट्री बैंकिंग से रिलेटेड वेरीफाई हो जाए और आप श्योर हो जाए, आपका काम एक्यूरेट हो जाए, एक्यूरेसी आपकी बढ़ जाए। तो इसलिए आप इसके अंदर ये बैंक डेट बैंक स्टेटमेंट में से देखकर या बैंक पासबुक में से देखकर डाल सकते हैं कि इस एंट्री को बैंक ने कब क्लियर किया है। तो मैंने जैसे फर्स्ट वाली एंट्री को 1 अप्रैल दे दिया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट एंट्री को 2 अप्रैल दे दिया, उसके बाद मैंने नेक्स्ट एंट्री को यहाँ पर फिर से 2 अप्रैल दिया, और इस एंट्री को मैंने 1 मई दिया कि ये एंट्री बैंक ने 1 मई को क्लियर की है। ये एंट्री बैंक ने क्लियर कर दी है 1 अप्रैल को ही, और इस एंट्री को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया कि ये अभी क्लियर नहीं हुई, और इसको मैंने दे दिया लाइक इसको भी मैंने 1 मई दे दी, और अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ। अब ऊपर देखो ये जो भी ऊपर आपका पीरियड चल रहा है उसके हिसाब से दिखा रहा है। बट ये 1 अप्रैल से लेके 1 फरवरी तक की सारी एंट्रीज है। बट अगर आपको 31 मार्च तक की लेनी है भाई, F2 से आप डेट चेंज कर सकते हो। तो 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक डेट डालो, एंटर करो, तो सारी एंट्री 1 अप्रैल से 31 मार्च की आ गई। सिर्फ 1 महीने की अपडेट करनी है तो 1 अप्रैल से लेके 1 मई या 30 अप्रैल तक डाल दो, तो वो डेट्स आ जाएगी। तो जैसे भी आपने करना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो फिर उस बेसिस पर आपको बैंक डेट यहाँ पर पुट अप करनी होगी। जैसे इसका मैंने 1 तारीख डाल दिया, इसका भी 1 तारीख, इसका 2 तारीख, इसका 1/5, इसको इसको भी 1/4, और इसको ब्लैंक छोड़ दिया, और इसका 1/5। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ कि ये एंट्री बैंक ने किस किस दिन क्लियर की है वो डाल दी, और जो एंट्री नहीं क्लियर हुई है, जो भी पेंडिंग है, उसके सामने मैंने कोई बैंक डेट नहीं डाली है। इसे सेव करें। अब वापस इसके अंदर आकर देखता हूँ तो आपको सिर्फ एक एंट्री दिखा रहा है। मैं पहले इससे ये भी पूछना चाहता हूँ कि कौन से पीरियड में जो है कौन कौन सी एंट्री क्लियर हो गई है और कौन कौन सी नहीं हुई है। तो मैं F2 में जाता हूँ, 1 अप्रैल से लेकर मैं 1 मई तक की एंट्री देखना चाहता हूँ कि कौन कौन सी एंट्री 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक की एंट्री जो है, कोई ऐसी एंट्री तो नहीं है जो पेंडिंग रह गई हो। तो एंटर करता हूँ तो सिर्फ एक ही एंट्री आ रही है जिसमें मैंने डेट नहीं डाली थी। जिसमें मैंने डेट डाली थी वो सारी एंट्री यहाँ से हट गई, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर मैंने पीरियड लिया हुआ है कि 1 अप्रैल से लेकर 1 मई तक की जो एंट्रीज अभी तक वेरीफाई नहीं हुई है, उन्होंने एंट्रीज को यहाँ शो करे। तो वो ऑटोमेटिकली पहले सारी एंट्री शो कर रहा था, और जैसे मैंने सारी डेट डाल दी तो वो यहाँ से हट जाएगी। अब अगर आपको सारी बैंकिंग एंट्रीज देखनी है तो उसका आंसर मैं आपसे ही पूछने वाला हूँ कि जो मैंने क्लियर कर दी है या जो जो एंट्री मैंने बैंकिंग से रिलेटेड की है, उनको अगर देखना हो तो कैसे देख सकता हूँ, वो आपसे ही पूछूंगा मैं। अभी 2 मिनट रुकिए।
तो अब बैंक डेट अब यहाँ पर दिखा रहा है कि एक ही एंट्री जो है वो भी आपकी पेंडिंग है, जो कि अभी आपको शो नहीं कर रही, मतलब जो डेट यहाँ पर नहीं डली हुई, तो इसलिए एंट्री ये वाली पेंडिंग है। तो इसमें भी अगर आप कोई भी डेट डाल दोगे, जैसे 1 जून डाल दी और सेव कर दिया, तो ये एंट्री भी डन। अब अगर मैं इस एंट्री में जाता हूँ, उससे पहले ये वाला क्वेश्चन आप बताइएगा, अगर मैं इसमें जा रहा हूँ तो अब यहाँ पर अगर मैं 1 अप्रैल डालता हूँ, ओनली 1 अप्रैल, दोनों में 1 अप्रैल में डालता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये क्या दिखा रहा है जी हमें कि आपकी 2 अप्रैल वाली एंट्री दिखा रहा है, 1 मई वाली दिखा रहा है, 1 मई वाली 1 जून, ऐसा क्यों? ये एंट्रीज क्यों दिखाई इसने, बता सकता है कोई? वो क्लियर नहीं हुई होंगी। नहीं बेटा, बैंक डेट तो डाल दी ना मैंने। सर एक उसने 2022 वाला 1 अप्रैल ले लिया शायद। नहीं, 2021 ही है, देखो ऊपर भी 2021 ही है। ये एंट्री अब यहाँ क्यों दिखा रहा है? सर एडवांस डेट की वेरी गुड, डेट जो डाली हुई है उससे आगे की डेट की एंट्रीज है सारी। वेरी गुड। यहाँ देखो 1 अप्रैल वाली कोई भी एंट्री नहीं दिखा रहा, कि जो 1 अप्रैल को क्लियर कर दी थी मैंने, वो नहीं दिखा रहा, 1 अप्रैल की बाद की दिखा रहा है। मतलब कि जब इधर मैं 2 अप्रैल कर दूंगा तो 2 अप्रैल वाली एंट्री हट जाएंगी, जब मैं इधर 1 मई कर दूंगा तो 1 मई वाली एंट्री हट जाएगी। तो करंट डेट ऊपर होती है, उसके बेसिस पर यहाँ दिखाता है, क्योंकि जो है एक्सटेंड डेट की है। अगर मैं यहाँ पर इनमें से जैसे 1 मई डाल देता हूँ, तो 1 मई तक की सारी एंट्री फिर यहाँ से हट जाएंगी। तो 1 अप्रैल से लेके 1 मई डालता हूँ, तो ये हट गई, सिर्फ एक एंट्री दिखा रहा है 1 जून, क्योंकि वो डेट आई नहीं है आपके अकाउंट्स में, तो यहाँ पर वो डेट आएगी तो ये वाली एंट्री भी हट जाएगी। तो ऑब्वियसली जब आप यहाँ पर 1 जून कर देते हो, एंटर करते हो, अब यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं दिखा रहा। गॉट इट स्टूडेंट? पॉइंट समझ में आ गया ये वाला? यस सर। यस सर। पर सर जब हमने अप्रैल से मई किया तो जून वाली एंट्री क्यों दिखा रहा था? तो आगे की वो दिखाएगा ना, मतलब वो बैंक डेट वाली दिखा रहा था ना, बैंक डेट वाली दिखा रहा था, बट यहाँ पर 1 जून होता जो पोस्टिंग डेट थी, तो वो नहीं दिखाएगा। 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक की वो सारी एंट्री दिखाएगा जिनकी पोस्टिंग डेट 1 अप्रैल से लेके 1 मई के बीच की है, वो सारी एंट्रीज आ जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, ठीक है सर। ओके। आप अपनी क्लास को एक बार एग्जिट करके दोबारा लॉगिन करिए।